अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज मेरे बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के मेहमान हैं और वो हैं नोमान नियाज़। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, क्रिकेट की दुनिया के मायनाज कमेंटेटर और एक्सपर्ट। नोमान साहब बहुत शुक्रिया। भाई मैं शायद इतना बड़ा क्रिकेट का फ़ैन नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ नोमान नियाज़ साहब के हमारी कौम ने क्रिकेटर्स को अपने सर पे बैठाया आपको और उनको हुकूमत का ताज भी पहनाया है। बिल्कुल। मगर आज जब हम अपने क्रिकेट हीरोज़ के बारे में जो खबरें सुनते हैं तो बड़ा दिल को दुख होता है। और जब ये खबरें सुनते हैं कि हमारे क्रिकेट के हीरोज़ के ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, कोई माली मुश्किलात हैं, ये सब क्या है? मगर सबसे पहले अभी जो क्रिकेट की जीत हुई है बहुत बड़े अरसे बाद, मैं कहूँगा बांग्लादेश से जीत के हम इतना खुश हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कि मैं पीछे जाऊँ, हमारी टीम जो है ना, जो बैक टू बैक मैचेस हारी थी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से, तो उसके बाद ऐसे लग रहा था अफगानिस्तान वाले मैच में कि ये दिल छोड़ गए और इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही। साउथ अफ्रीका वाला मैच, ये बहुत अच्छा खेले, लास्ट में टेल एंडर आउट नहीं हुआ, आप 1 विकेट से मैच हार गए, दैट कुड हैव गॉन ईदर वे। लेकिन मदी भाई, एक रात पहले अगर आपका ऑल इम्पोर्टेंट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप हो और आपने जो है वो आपकी डू और डाई सिचुएशन हो कि आपने वो जीत के क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल रहना सेमीफाइनल, तो मुझे बताएं कि एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये पेरेंट बोर्ड है ना उनका, वालिदैन की जगह है ना उनके, वो एक प्रेस रिलीज निकालता है और उस प्रेस रिलीज में पहले आपको और मुझे कहता है, रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है कि यार इनको सपोर्ट करो। अगले पैराग्राफ में कहता है कि भाईजान तुम लोग जब वापस आओगे ना, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है इस पे हम देखेंगे, हम अकाउंटेबल हम देखेंगे। अच्छा, ये मैसेज दे रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट उसमें कहता है कि भाईजान हमने तो टीम सेलेक्ट नहीं की, ये टीम तो इंजमामुल हक ने सेलेक्ट की थी और ये टीम तो बाबर आजम ने सेलेक्ट की थी। हाथ साफ किए एंड थ्रू देम अंडर द बस। मुझे बताएं कौन सी पेरेंट बॉडी का चेयरमैन जो है वो ये बात कर सकता है? इंजमामुल हक को आपने लगाया था चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स? नहीं लगाया था ना, उनको ज़का अशरफ ने लगाया था। बाबर आजम को कप्तान किसने रिटेन किया था? ज़का अशरफ ने किया था। साइन किसने किए थे टीम पे जो सिलेक्ट होके आई थी? अपने घर बाबर आजम को बुला के क्या डिस्कस हुआ था बिफोर द टीम लेफ्ट? अच्छा, उसके बाद जाने से पहले आप कह रहे हैं कि हार जीत होती रहती है, बट वी आर गोइंग टू सपोर्ट द पाकिस्तान टीम। तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन ज़का अशरफ साहब को ये गाना पसंद नहीं आया। मैंने दसो कि इतनी क्या अर्जेंसी हो गई थी, इतना किसने कोई पिस्टल पॉइंट पे आपको कहा था कि ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, कभी दुनिया में हुआ है इंग्लैंड के किसी क्रिकेट बोर्ड का उनको मैसेज आया वो रिटेनिंग वर्ल्ड चैंपियन? ज़का अशरफ साहब ने ऐसा क्यों किया? टू सर्वाइव, बिकॉज एक्सटेंशन चाहिए। 5 नवंबर को खत्म हो रहा है उनका टेन्योर, जो काम करने आए थे। अच्छा, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरवेंशनल कोऑर्डिनेशन ने जब नजम सेठी साहब को अपॉइंट किया था उनकी मैनेजमेंट कमेटी को, तो उनको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स दी थी। इनको डे टू डे बेसिस लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, यानी ये ना हायर कर सकते थे ना फायर कर सकते थे। यानी 60 बंदे हायर किए। ये डॉन की मैं रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ आपको, ऑन हाई सैलरीज एंड पैकेजेस, डायरेक्टर लेवल के तनख्वाहें मिल भी रही हैं। अच्छा, उनको तो मिलेंगी, लेकिन उनको बहुत सारों को तो अभी तक हो सकता है वो एसेंशियल एम्प्लॉयमेंट हो, उनके बगैर ये टीम ना तैयार हो। 60 इन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तो होंगे, चलें 10 हो जाएंगे, 60 मुझे बताएं। और हैवी पैकेजेस पे क्या? हाँ जी, बड़े मतलब सॉलिड पैकेजेस। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए उस पे कि ये जो इंजमामुल हक साहब का मामला हुआ है, इसका क्या ताल्लुक बना इस सारे परफॉर्मेंस के साथ जो हमारी टीम की? ये बहुत ज्यादा मिसकोट हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि इंजमाम 7 को आता है, 7 तारीख को आता है, 7 अगस्त को, और आप 18 दिन में आपकी टीम एशिया कप में चली जाती है और उसके बाद वर्ल्ड कप में यही टीम है मासवाए नसीम शाह जो इंजर्ड हो गया। अच्छा, अब इंजमाम चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर आया, लेकिन उसका वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था मासवाए के। उसने, मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ कि साउथ शकील को ऐड करवाया जो कि एशिया कप की टीम में नहीं था, 3 मैचेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलने, दैट्स ऑल। अब उन पे इन्होंने क्या एलिगेशन लगाए हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि उनको कहा जा रहा है कि ये वो प्लेयर सेलेक्ट कर रहे थे जो इनकी कंपनी के साथ मुंसलिक थे। अच्छा, इनकी कंपनी क्या करती थी? यही तो बताने लगूं मैं आपको। किसी ने ये डिग डाउन नहीं किया कि इंजमामुल हक ने, जब वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स नहीं थे, 6 दिसंबर 2020 को एक कंपनी इंग्लैंड में लॉन्च की थी याजू के नाम से। वो जो याजू कंपनी है, वो पता है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से। दैट कंपनी वाज फॉर बाइक हेलमेट्स। उसमें इनके भाई सेक्रेटरी बन गए और तला एशम, जिनकी ये जो है साया
कॉरपोरेशन जो है वो इनके पार्टनर बन गए 25%। मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो 25% पार्टनर बन गए। आपको पता है उसके टोटल एसेट्स कितने कंपनी के? 1100 पाउंड। वो फेल हो गई कंपनी। साया कॉरपोरेशन जो कि तला रहमानी चलाते हैं, वो जो है वो इन प्लेयर्स के साथ डील करती है, लेकिन उसमें इंजमाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसमें रिजवान भी कोई उसके हिस्सेदार नहीं है। वो ऐसे ही स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म है जो कि कंपनी है जो कि अच्छा, अब उसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ, उसमें एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बंदा जो है वो मैकेंजीज में काम करके आया हुआ है। वो इनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, वो पेप्सी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जिस पे ये कमाते हैं साया कॉर्पोरेशन, और तीसरा मासवाई PSL के जो बाकी लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट लेके देते हैं, चाहे पाकिस्तान टीम हो, चाहे इनकी PSL हो और चाहे लोकल क्रिकेट हो, उसमें साया कॉर्पोरेशन कोई इनको चार्ज नहीं कर। मतलब तलहा यासू के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है? यासू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं। तलहा उसके भी शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं बिल्कुल यासू। तो ये इस हद तक एक लिंक है, एक इस हद तक लिंक है। तो ये क्या, अच्छा फिर मुझे बताएं, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेता, आपने कहा ना इंतजाम के पास तो टाइम ही नहीं था टीम सिलेक्शन का, तो वो कैसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया? एग्जैक्टली। और मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था भी और आपने इंक्वायरी करनी भी थी, कितना अच्छा लगा, बड़ा डिस्क्रीटली करते नहीं, कितना अच्छा लगा कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपका चेयरमैन सिलेक्टर रिजाइन करके चला गया। 11 वेट कर लेते, क्या हो जाता? 2 हफ्ते में गेम बदल जाती। अच्छा ये बताइए, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या झगड़ा था और ये कैसे हल हुआ? अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ये हुआ जी, अगेन इसमें अब जो प्रॉब्लम आई, पहले PCB जो है ना वो डोमिनेट करता था प्लेयर्स को और एग्जर्ट करता था अपना, और जो मनमानी करते थे, जिस तरह साइन कराने थे करा लेते थे कैटेगरीज पे। अब हुआ क्या कि ये भी मैंने आपको जिक्र किया कि ये साहब जो हैं तला, ये काफ़ी एजुकेटेड आदमी है, हाईली एजुकेटेड आदमी। ये जब रिजवान के साथ इनका कांटेक्ट हुआ, बाबर भी इनके साथ हैं अपने बिजनेस प्लान्स में, इन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा कि यार तुम लोग अपने राइट्स तो लो। अच्छा, अब जब PCB ने इनको कहा कि जी कमर्शियल राइट्स भी नहीं देंगे, और बहुत सारी चीज़ें इनसे छुपाई हुई थी। ठीक है, इनका ताल्लुक, ये ताला वगैरह हैं, इनका था ये जो आपकी फीका है, इंटरनेशनल प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने इनको कहा आपको पता है कि इस बार NFT अब जो है ICC ने यूज किया था। NFT मुराद या ये रेप्लिकेट करते हैं इमेजेस को कंप्यूटर्स पे, और वो प्रॉपर्टीज बनती हैं और फिर वो लोग कलेक्टर्स खरीदते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें 5 से 7 मिलियन डॉलर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड NFT ICC के जो इवेंट्स थे, उनके NFT की जो उनके पास रेवेन्यू आया, उन्होंने सारे फुल मेंबर्स बोर्ड में कितने मिलियन? 7 मिलियन डॉलर PCB को दिया जी। और वो किस लिए दिया? वो इसलिए दिया कि आपने एक बॉन्ड साइन किया होता है क्योंकि आप फुल मेंबर हैं ICC के और आप पार्टिसिपेट करते हैं उनके। तो ये प्लेयर्स के लिए तो नहीं था ऐसा? नहीं, ये प्लेयर्स में डिवाइड होता है। अब जैसे इंडिया में होता रूल, कोई लॉ है जी, इंडिया में 26% ऑफ द टोटल इनकम, कमर्शियल इनकम, वो प्लेयर्स को जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 27% जाती है। PCB ने नहीं बताया नहीं। अच्छा, जब इनको पता लगा दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर राइट। अच्छा, फिर अब आगे में आपकी डिजिटल क्लिप्स जिनके कमर्शियल राइट्स होते हैं, उनके भी कोई इनको पैसे नहीं दे रहे थे। फिर इनको कह रहे थे कि जो हम कहेंगे वो एडवर्टाइजमेंट लगाओगे। वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम था, अगर आपको याद हो कि PSL 8 में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो सरोगेट कंपनीज के कंट्रोवर्शियल एड्स और लोगोज नहीं लगाएंगे। सरोगेट कंपनीज से मुराद सरोगेट कंपनीज जो कि बेटिंग कंपनीज हैं, और बेटिंग और जितनी गैम्बलिंग है वो बैंड है विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है। और वो सरोगेट कंपनी का मतलब ये है कि एक्चुअल कंपनीज पीछे हैं और सामने मतीउल्लाह जान है। तो सरोगेट कंपनीज को इजाजत कैसे मिली? इलीगल थी, तभी बैन कर दिया गया। मिनिस्ट्री ने किया, मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वेरी गुड डिसीजन। अच्छा, फिर ये अब मुझे बताइए इसका हल कैसे हुआ? किसका? कॉन्ट्रैक्ट्स का। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स का हल ये हुआ कि अभी एक और इसमें कहानी है कि कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने डिसाइड कर लिए। इवेंचुअली इंजमामुल हक को कहा गया, जिनको आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनको कहा गया आप नेगोशिएट करें प्लेयर्स के साथ। उन्होंने प्लेयर्स के साथ नेगोशिएट किया और इवेंचुअली दोनों मान गए। PCB बिफोर द वर्ल्ड कप PCB भी मान गया और प्लेयर्स भी मान गए कि ये 3 साल में ये टर्म्स एंड कंडीशंस। मगर क्या इंजमामुल हक ने अपनी तमाम मालूमात जो यासू कंपनी या दूसरी कंपनी के साथ इनके ताल्लुक थे वो डिस्क्लोज की थी PCB को अपनी ज्वाइनिंग के वक्त? देखें, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि यासू की होगी, क्योंकि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता नहीं था ना। वो तो बाइक हेलमेट सी कंपनी थी यार। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो भी कारकर्दगी, सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट पे एक जल्दी से आपको चीज बता दूं, और बोर्ड मान गया और ये चले गए। वहां पे जब गए, जब ये 2 मैच हारे, तो उनको कन्वे किया गया अब तो हम रीनेगोशिएट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, ठीक है। अब वो प्लेयर परेशान कि यार अभी तो हम मान के आए थे, इन्होंने साइन नहीं किया हुआ था अभी।
उसके बाद क्या हुआ जब आप और ये रीनेगोशिएट करने का मैसेज साउथ अफ्रीका के साथ मैच से पहले दे दिया गया? हाँ जी, पहले दे दिया गया। अच्छा। और कमाल ये है कि एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि एक फ्रेंचाइज अपना एक कप्तान बनवाना चाह रही है एक लड़के को, बजाय कि बाबर आजम कैप्टन है पाकिस्तान का इस वक्त, आएगा सैक कर दें, आपकी डिस्क्रिप्शन है, उसको बाईपास करके उस लड़के को क्रिकेट बोर्ड जो है वो कांटेक्ट कर रहा था। well, anyway, और अभी अच्छा बाद में जब शोर मचा मीडिया में, तो दे बैक ट्रैक पीसीबी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किए, उधर से साइन हुए, वापस हो गए, सब कुछ हो गया। अब ये बताएं, हम ये कह सकते हैं कि प्लेयर्स ने पीसीबी पे दबाव डाल के ये कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं और ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट की खातिर क्या अपनी परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज करना चाहिए था? देखें, ये एक सब्जेक्टिव बात हो जाएगी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस परफॉर्म, मेरा ख्याल है उनकी स्किल लेवल जो लड़के आप ये भी साबित करें ना कि वो इन सूरत हाल की वजह से वो दबाव में थे, स्ट्रेस थे। तो क्या वो दबाव था या गुस्सा था? वो अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि आपने कप्तान को बातें शुरू कर दी थी और विद इन द ड्रेसिंग रूम जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी चाहिए, वहाँ पे 2-3 कप्तान इमर्ज हो चुके थे ड्रेसिंग रूम के। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि क्या खिलाड़ियों को खेल मैदान में जाने से पहले अगर उनको कोई एहतजाज है वो वॉकआउट कर जाए, मैदान में दाखिल ना हो, दाखिल होने के बाद क्या आप इन चीजों की वजह से अपनी परफॉर्मेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये परफॉर्मेंस डिलिबरेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही थी, दे वर स्ट्रेस्ड वन, लेकिन उनका फेलियर है क्योंकि बाबर आजम ने जो टीम सेलेक्ट की थी वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो T20 ब्रांड के गन प्लेयर्स हैं जो कि वनडे क्रिकेट में नहीं एक्सेल कर सकते थे, तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट सिलेक्शंस नहीं हुई थी। तो ये नहीं आप कह सकते कि प्लेयर्स बड़े मासूम और मजलूम थे, वहाँ पे पावर अब्यूज हुई है और वहाँ पे प्लेयर पावर चली है जब सिलेक्शन हुई है। आप ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का अगर डिस्प्यूट है भी आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसको अपनी फुल परफॉर्मेंस देनी चाहिए? क्या के गए थे, मगर आप समझते हैं कि खिलाड़ी जो हैं उनके जहन में ये था और ये गुस्सा भी था, दबाव के अलावा गुस्सा भी था, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आई, आपको स्किल की लैक ऑफ स्किल नजर। इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। लैक ऑफ स्किल नजर परफॉर्मेंस थी या ये गुस्सा था या जज्बातियत था, दैट इज अगेन सब्जेक्टिव, लेकिन एज फार आई एम कंसर्न मुझे ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो बहुत स्ट्रेस में थे। नहीं, आप इंफॉर्मेशन स्ट्रेस की तो है लेकिन गुस्से की नहीं है। गुस्से की एज सच नहीं है, रिएक्टिविटी नजर नहीं आई, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी होती तो आज एकदम से सब कुछ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कैसे नहीं? वो तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी हुई थी, तब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए थे। बांग्लादेश के खिलाफ तो बड़े अच्छा जम के खेले और अच्छे रन रेट थे। उसमें आपको मैं फ्रैंकली बताता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी, द वे ही बोल्ड टुडे और कॉम्प्लीमेंटेड बाय वसीम, he must have got the best of the deals. No comments, sir. Thank you very much, डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, हमारे प्रोग्राम में वक्त देने का। अगले सेगमेंट में चलेंगे, हम बात करेंगे कातिबे तकरीर को कातिबे मंशूर बना दिया गया है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी अब मंशूर कमेटी के सरबराह हैं।